स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरों को। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमारी टीम को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट। देश में अब तक 1,11,019 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 63,835 हैं, जिसमें से अभी तक 3,377 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 45,065 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,29,123 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 49,76,253 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 29,71,038 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 17,54,112 लोग ठीक हो चुके हैं। बदला पीएफ से जुड़ा बड़ा नियम। 4.3 करोड़ कर्मचारियों के खाते में अगले 3 महीने आएगी ज्यादा सैलरी। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण आर्थिक दबाव झेल रहे लाखों लोगों को राहत दी है। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में सबके लिए कुछ न कुछ राहत की घोषणाएं की गई है। केंद्र सरकार ने नौकरी पेशा लोगों के लिए भी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने अगले 3 महीनों के लिए पीएफ के नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव का लाभ कर्मचारियों के साथ साथ एम्प्लॉयर को भी मिलेगा। मोदी सरकार की इस घोषणा से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार की ओर से राहत पैकेज की घोषणा में कर्मचारियों के पीएफ योगदान को अगले 3 महीने के लिए 12% से घटाकर 10% करने का फैसला किया गया। सरकार के इस फैसले का असर 4.3 करोड़ कर्मचारियों पर होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कर्मचारियों के योगदान को 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। पीएफ योगदान में कटौती होने के कारण इन कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी में बढ़ोतरी होगी। सरकार के फैसले के बाद अब अगले 3 महीने यानी मई, जून, जुलाई में पीएफ में कर्मचारियों का योगदान अब 10% ही होगा, जिसके कारण उन्हें इन हैंड सैलरी अगले 3 महीने तक बढ़कर मिलेगी। लॉकडाउन के बीच हो सकेंगे सीबीएसई समेत अन्य बोर्ड के 10वीं 12वीं के एग्जाम। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया ये बड़ा बयान। जी आपको बता दें कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज बंद है। छात्रों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लासें चलाई जा रही है। ऐसे में 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम को लेकर एक नई खबर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। इसके लिए राज्यों को स्पेशल व्यवस्था करने की उन्होंने सलाह दी। गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। लॉकडाउन के दौरान परीक्षा कराए जाने को लेकर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके मुताबिक परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर एग्जाम होगी। किसी भी कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र नहीं होगा। साथ ही परीक्षा केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का भी बंदोबस्त होना जरूरी किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों में मौजूद सभी छात्रों, शिक्षकों एवं स्टाफ के अन्य कर्मियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल बसों का संचालन कराया जा सकता है। ट्वीट में कहा गया है कि बड़ी संख्या में छात्रों के हितों का ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन के कुछ नियमों से उन्हें ढील दी जाए ताकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं करवाई जा सके। बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ नियम भी लागू किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी कोई परीक्षा। टीचर्स और छात्रों का मास्क पहनना जरूरी होगा। परीक्षा केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर के नियम का पालन किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग होगी। छात्रों को लाने ले जाने के लिए स्पेशल बसों की व्यवस्था की जा सकती है। 25 मई से हवाई यात्रा शुरू होगी। यात्रियों के लिए गाइडलाइन जल्द। जी आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के ट्रेन चलाने
बढ़ाने के ऐलान के बाद अब हवाई यात्रा भी शुरू होने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका ऐलान किया है। पुरी ने बताया कि 25 मई से घरेलू उड़ानों की एक बार फिर से शुरुआत होगी। इसके लिए सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियों को तैयार करने के लिए कहा गया है। ये भी बताया गया है कि उड़ानें पूरे सुरक्षा इंतजामों से लैस होगी। केंद्रीय मंत्री ने सभी एयरपोर्ट्स और एयर कैरियर्स को कहा है कि वो 25 मई से यात्रा शुरू करने के लिए तैयार रहें। हवाई यात्रा करने वाले सभी पैसेंजर्स के लिए गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से हवाई यात्रा के लिए एसओपी जारी होगा। 1 जून से रोज चलेगी 200 नॉन एसी ट्रेन। रेल मंत्रालय ने कहा जल्द शुरू होगी ऑनलाइन टिकट बुकिंग। जी आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि 1 जून से रेलवे रोजाना लगभग 200 और ट्रेनें चलाने जा रहा है। ये नियमित ट्रेनें उनके टाइम टेबल के अनुसार चलाई जाएंगी। ये सभी ट्रेनें पूरी तरह से नॉन एसी होंगी। इन ट्रेनों में टिकट की बुकिंग केवल IRCTC की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट पर होगी। रेलवे ने कहा है कि इन ट्रेनों में टिकट बुक किए जा सकते हैं। रेलवे 15 रूटों पर ट्रेनें चला रहा है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि 12 मई से विशेष ट्रेनें चलाना शुरू कर दिया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 15 रूटों पर ट्रेनें चल रही है, जो कई राज्यों के स्टेशनों पर जा रही है। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली के लिए भी ट्रेनें चल रही है। वर्तमान में रेलवे केवल IRCTC टिकट पोर्टल के माध्यम से टिकट बुक कर रहा है। रेलवे द्वारा टिकट बुक करने से पहले दिए गए अलर्ट में यात्रियों को सबसे पहले बताया जा रहा है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में आप अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही आपको बताया जाता है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान आपको सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। आपको हाथ धोने का भी उपयोग करना होगा। साथ ही यह जानकारी दी गई है कि ट्रेन में चढ़ने से पहले सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। 22 मई से संभालेंगे जिम्मेदारी। जी आपको बता दें कि जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है, वहीं पूरी दुनिया में भारत के कामों को काफी सराहा भी जा रहा है। वहीं इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO ने डॉक्टर हिरोकी की जगह चुना है। डॉक्टर हिरोकी वर्तमान में 34 सदस्य WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वहीं हर्षवर्धन 22 मई से कार्यभार संभालेंगे। 194 देशों की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भारत की तरफ से हर्षवर्धन के नाम का निर्विरोध चयन किया गया। अधिकारियों की माने तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक 22 मई को होगी, जिसमें हर्षवर्धन का चुना जाना तय है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि बोर्ड के चेयरमैन का पद कई देशों के अलग अलग ग्रुप में 1 साल के हिसाब से दिया जाता है। पिछले साल ही तय हो गया था कि अगले 1 साल के लिए यह पद भारत के पास रहेगा। कार्यकारी बोर्ड 34 व्यक्तियों से बना है, जो तकनीकी रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्य हैं। बोर्ड साल में कम से कम 2 बार बैठक करता है और मुख्य बैठक आमतौर पर जनवरी में और फिर मई में दूसरी छोटी बैठक होती है। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का मुख्य कार्य स्वास्थ्य सेवा के निर्णय और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए सलाह देना है। ट्रंप ने WHO को दी अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी, कहा चीन के चंगुल से खुद को करें आजाद। जी आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर खफा हैं, क्योंकि चीन से फैले कोरोना महामारी ने अमेरिका में भयानक तबाही मचा रखी है। इस तबाही के मद्देनजर ट्रंप चीन और WHO को बार बार धमकाने के साथ चेतावनी दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण और विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका पर पहले ही एतराज जता चुके ट्रंप ने आंशिक तौर पर फंड रोक दी है और अब वो कहते हैं कि अगर कोरोना के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके निदेशक सही जानकारी नहीं देंगे तो पूरी तरह से फंडिंग रोक देंगे। ट्रंप ने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर टेड्रोस गलत कदम उठाते रहे, उसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन खुद को चीन से आजाद करें। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि जिस तरह से जानकारियां सामने आ रही है, उसमें चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका संदेह के घेरे में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि
अगर कोरोना वायरस का फैलाव गलती से हुआ तो वो गलती है, लेकिन अगर जानबूझकर पूरी दुनिया को मौत के मुंह में ढकेला गया है तो खामियाजा भुगतना होगा। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका $500 मिलियन की मदद देता है, जबकि चीन सिर्फ $36 मिलियन। अब उनके अधिकारियों को सोचना होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि जब चीन में कोरोना वायरस दिसंबर के महीने में रिपोर्ट हुई और यह भी सामने आया कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से 1 महीने की देरी क्यों की गई? इसके साथ ही WHO के अधिकारी अलग अलग तरह से बातें क्यों करते रहे? यह निश्चित तौर पर पहली नजर में लापरवाही। फिर भी हम चाहते हैं कि इस विषय पर गहराई से जांच पड़ताल हो। अमेरिका का मानना है कि यह समझ से बाहर है कि चीन का हुबई ही इससे पहले प्रभावित हुआ, जबकि चीन के दूसरे प्रांतों में केस नहीं या कम मिले हैं। ऐसे में लगता है कि चीन की नीयत साफ नहीं थी और वो पूरी मानवता को खतरे में डालने का मन बनाया है और नतीजा सबके सामने है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से सटे समुद्री क्षेत्रों तथा उत्तरी तमिलनाडु के तटीय भागों पर बंगाल की खाड़ी में उथल पुथल मची रहेगी। केरल और तटीय कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी, लेकिन कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें जारी रहेंगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक ओडिशा, पूर्वी झारखंड और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप दिखाई दे सकता है।